हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल आईटीजे एस्पिरेंट्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि एलएन सिस्टम का एक कल्चर रहा है कि जब भी जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है तो हम मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में उस दिन किस टाइप के पेपर के क्वेश्चंस आए, सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा डिफ़िकल्ट रहा, कौन सा आसान रहा, किन चैप्टर से क्वेश्चन आए, किन सब टॉपिक से आए, तो एक कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लेके आते हैं। और इस एनालिसिस को हमारे बच्चे काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो बच्चे आज एग्ज़ाम दिए उनको भी बेनिफिट मिलता है और जो बच्चों का अपकमिंग डेट्स को एग्ज़ाम होने वाला है उनको भी बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले मैं मनोज बिंदल आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों का अपकमिंग डेट्स को एग्ज़ाम है, लाइक 10 अप्रैल को एग्ज़ाम है, क्योंकि इस समय अप्रैल जेईई मेन का सेकेंड अटैम्प्ट चल रहा है और अब थर्ड डे जो एग्ज़ाम है वो 10 को है, तो मॉर्निंग शिफ्ट भी होगी, इवनिंग भी होगी, कुछ बच्चों का उसके ऑनवर्ड भी होगा। 15 अप्रैल तक बच्चों का एग्ज़ाम है। तो उन बच्चों को इस एनालिसिस के थ्रू ये पता लगता है कि आज फिजिक्स में मॉर्निंग में किन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा रहा, किस टाइप के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, किन टाइप के फॉर्मूलेज को हमें एक लास्ट टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं जहाँ लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन होती है वो कहीं ना कहीं एक हमारे को एक माइलेज देती है, एक मोटिवेशन देती है और उससे हम एक बहुत अच्छी अपनी फिनिशिंग करते हैं। तो ये जो एनालिसिस है अपकमिंग डेट्स को जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आप इसको ज़रूर देखिए और इसको फॉलो भी कीजिए और हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपको वन बाय वन डिटेल बताएंगे भी कि किस तरह पेपर का नेचर रहा। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो सेशन है इसकी ये भी है कि जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम हुआ है तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि वो अपने प्रोबेबल मार्क्स जोड़ सकते हैं कि कितने उनके टोटल आ रहे हैं। और उसके लिए भी हमारे जो जेईई का यूट्यूब चैनल है बच्चों, उस पर मेमोरी बेस्ड जो बच्चों से हमने क्वेश्चंस पूछे और उनके फीडबैक के बेसिस पे हमने लाइव सेशन किए थे आज मॉर्निंग में। इवनिंग का जो आज हुआ है पेपर उसके भी अभी 9 PM ऑनवर्ड हमारा लाइव सेशन आएगा बच्चों के फीडबैक पे बेस्ड जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप एक अपने उनको देखते हुए, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप उसके बेसिस पे अपने प्रोबेबल मार्क्स काउंट कीजिए। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है रैंक प्रिडिक्टर का लिंक मिलेगा और उसके बेसिस पे आप कहीं ना कहीं अपनी परसेंटाइल को भी जान सकते हैं कि किस परसेंटाइल पे आपका स्कोर उन प्रोबेबल मार्क्स पे आ रहा होगा। तो ये जो सेशन है जो बच्चे आज एग्ज़ाम दे के आए उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनका अपकमिंग डेट्स को एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी एक मोरलेस एक बहुत अच्छा लास्ट डाउन फाइनल प्रिपरेशन के हिसाब से एक कंक्रीट रिजल्ट बनने वाला है। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैथ्स की। तो आज अगर हम मॉर्निंग सेशन के मैथ्स की बात करें तो पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। पेपर मोरलेस मैथ्स का रिलेटिवली बच्चों को लेंथी लगता है, तो बट फिर भी मॉर्निंग सेशन में पेपर में मैथ्स में इतने क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे। अगर हम बात करें तो वेक्टर 3D ऑल टाइम फेवरेट है। हमें पता है कि एक सिंगल चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तो अगर हम मॉर्निंग में बात करें तो वहाँ से 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन का नेचर भी सिंपल था। वहाँ पे एक वेक्टर पे क्वेश्चन था, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट पे, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन था, पॉइंट का प्लेन में इमेज था। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और जिन बच्चों को कुछ फॉर्मूले याद होते हैं तो फिर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके भी उन क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। जिनको फार्मूले याद नहीं हो लॉजिकली करेंगे तो थोड़ा टाइम बच्चों को ज़्यादा लगता है। वहीं पे अगर हम और टॉपिक्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट एक सिंपल सा चैप्टर है, उसमें हम देखते हैं कि जेईई मेन में हर बार कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है। वहीं पे आज मॉर्निंग में भी वैसे ही क्वेश्चन था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के ऊपर पूछा था। मैट्रिक्स में सिंपल ही क्वेश्चन है जहाँ एडजॉइंट और इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, बच्चों को आइडिया भी है और बच्चे जब तैयारी करते हैं और जिन्होंने भी 12th बोर्ड के भी एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको भी काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि ये सारा वेटेज 12th का है। आज अगर हम ओवरऑल वेटेज की बात करें तो मैथ्स में 12th का जो आपका सिलेबस है उससे लगभग 19 क्वेश्चन मॉर्निंग सेशन में देखने को मिले। और क्योंकि बच्चों ने ज़्यादातर अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी दिए थे जिन्होंने 12 दिया है, और जो बच्चे ड्रॉपर थे तो वो तो वैसे भी सारे सिलेबस को पढ़ते ही रहते हैं रूटीन में अपने, क्योंकि उनके लिए बोर्ड का एज सच रहता नहीं है चैलेंज। तो काफ़ी ज़्यादा दोनों ही टाइप के बच्चों को फ़ायदा रहा है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है मैथ्स में। एक यूनिक फीचर जो इस बार देखने को मिल रहा है वो ये है कि कैलकुलस का वेटेज बच्चों थोड़ा सा कम किया गया है और कहीं ना कहीं अलजेब्रा को डोमिनेट कर दिया गया है मैथ्स में। अलजेब्रा में अगर हम बात करें तो बाइनोमियल वैसे तो एक सिंगल क्वेश्चन देता था, बट आज मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर हम इवनिंग सेशन की बात करें तो पेपर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा।
मतलब जो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं हमारे, उनका जो फीडबैक है कि सर क्वेश्चन के लिए काफ़ी फाइट करनी पड़ रही थी, 10-12 क्वेश्चन सिंपल थे, वो विद इन टाइम हो गए, बट उसके बाद अगर हम आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो टाइम भी बहुत लग रहा है और क्वेश्चन में मोर और लेस कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गया था बच्चों का। तो जो टॉपर बच्चे थे वो भी कम कर पाए इवनिंग के पेपर में, बट मॉर्निंग में ऐसा नहीं था। वेक्टर थ्री के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इवनिंग में भी 4 क्वेश्चन वेक्टर थ्री टॉपिक से देखने को मिले। तो जिन बच्चों का अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, सबसे पहले तो हम उनको एडवाइस करेंगे कि मैथ्स में वेक्टर थ्री के आपको कुछ भी नहीं करना है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हीं की आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए और उस प्रैक्टिस के बेस पे, क्योंकि मान के चलिए आपको 3-4 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक से मिल जाएंगे, टॉपिक भी आसान है और अभी आपने रिसेंटली जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया है तो उन्होंने वैसे भी तैयार किया होगा। इधर डिटर्मिनेंट में कंसिस्टेंसी तैयार कर लीजिए। और फिर अगर हम बाकी टॉपिक्स की बात करें अलजेब्रा के, जैसे क्वाड्रेटिक होता है तो एक सिंपल टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो उसमें जो उसके नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए और सीरीज का सम करवा रहे हैं। या वहीं पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बेस थ्योरम, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉर्निंग में क्वेश्चन देखने को मिला। इवनिंग में अगर हम बात करें तो बच्चों बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आया और प्रोबेबिलिटी मॉर्निंग में भी 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आए थे और इवनिंग में भी आए थे। तो कहने वाला है कि ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा यूनिक ये है कि कैलकुलस का पार्ट कम हुआ है और ओवरऑल जो अपना अलजेब्रा है वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो गया है। बट कैलकुलस में बात करें तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से मिला के एक लिमिट का क्वेश्चन मॉर्निंग में भी था, वहीं इवनिंग में भी है, डिफरेंशियबिलिटी का भी था, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मॉर्निंग इवनिंग में था और एक एक क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का भी था। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल ही था, वहाँ पे मॉर्निंग में उन्होंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी थी, वो आपको आती है, आप सॉल्व करके इजीली कर्व ला सकते हैं। और जो इवनिंग में था वो सिंपल सब्सटीट्यूशन बेस्ड थी और कंफर्टेबली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जा रहा था। तो यही सब चीज़ें हैं। और बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल का मॉर्निंग इवनिंग दोनों में क्वेश्चन था, कोनिक सेक्शन थोड़ा ज़्यादा था। मॉर्निंग में बात करें तो एक पैराबोला का डायरेक्ट क्वेश्चन था, जहाँ पे पैराबोला देखिए उन्होंने टेंजेंट की इक्वेशन, फिर उसका इंटरसेक्शन करा के नॉर्मल सेम पॉइंट पे ड्रॉप करा के फिर ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया था। और इवनिंग में बात करें तो एक इलिप्स का भी क्वेश्चन था और एक मिक्स क्वेश्चन था सर्किल और पैराबोला के ऊपर बेस। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस समय जो भी आपने पढ़ रखा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। और जिन बच्चों का अभी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो जब तक मैथ्स की बात की जाए तो जो भी आप बच्चों सॉल्व करें उसको डू इन राइटिंग, सॉल्व मतलब करके करिए, लिख के करिए, उस क्वेश्चन को रिजल्ट तक पहुंचाइए। क्योंकि एग्जाम में बच्चों का फीडबैक है कि जो मतलब कम प्रैक्टिस करते थे लिख के, उनको लगता था कि हाँ बस हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है, अब हम कर लेंगे। तो उनको कहीं ना कहीं आज पेपर अटेम्प्ट करते वक्त दिक्कत आई, उन्होंने इक्वेशंस बना ली, कहीं ना कहीं वो फाइनल जो होता है सॉल्यूशन वहाँ तक पहुँचने में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। अगर वो कर भी पा रहे थे तो उनको जस्ट डबल टाइम लेना पड़ रहा था। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में करिए मैथ्स को। और जैसा कि मैंने कहा वेक्टर 3D हो गया, डिटर्मिनेंट में कंसिस्टेंसी हो गई, इधर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, सब 12th के टॉपिक हैं। और 11th में क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस हो गया, इन पार्ट पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। आज अगर बच्चों मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की बात करें तो मॉर्निंग में भी जो अपने एक्सक्लूसिव टॉपिक जेईई मेन के सिलेबस में थे, लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, तो उसका भी एक क्वेश्चन था टोटोलॉजी वाला, कॉन्ट्रडिक्शन ट्रूथ टेबल बना के भी हम कर सकते हैं। और अदरवाइज हम उस क्वेश्चन को सेट थ्योरी, वेन डायग्राम बेस, क्योंकि लॉजिकली हम सब पढ़ते हैं तो उस आइडिया से और कंफर्टेबली कर सकते हैं। और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में जैसा कि उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी टाइप का क्वेश्चन मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन रहती है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप उस टाइप के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपको गारंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और स्पेशली जिन बच्चों को सब्जेक्ट का थोड़ा सा फोबिया है कि सर मैथ्स में बहुत टाइम लगता है, होते नहीं है, तो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उनमें 8-10 क्वेश्चन की बच्चों अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हिट हो जाएगा। तो बस ये सब इंपॉर्टेंट है और इन सब बातों का आप ध्यान दीजिए। अब मैं फिजिक्स में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट सीनियर फैकल्टी नितेश बत्रा सर को इनवाइट करूंगा और बच्चों वो आपको फिजिक्स में आज मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए, किन टॉपिक का वेटेज है, सर आपको डिटेल में बताएंगे। सर प्लीज़, नितेश बत्रा सर। तो बच्चों, जैसे आप सब ने सुना ही, अभी सर ने बताया कि अभी जेईई मेंस का अप्रैल सेशन का एग्ज़ाम चल रहा है और सभी बच्चों ने उसके अपने बारे में बताया है कि किस तरह से पेपर दे रहे हैं, किस तरह का उनको पेपर लग रहा है। मैथ्स में ज़रूर थोड़े बहुत चेंजेस उनको लगे कि जैसा जनवरी में पेपर होता था उससे थोड़े बहुत डिफरेंट तरह के पेपर इस बार
यहाँ अप्रैल में आ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है। जिस तरह के पेपर का स्टैंडर्ड जनवरी अटेम्प्ट में था, लगभग वैसा का वैसे ही फिजिक्स का पेपर अभी भी आ रहा है। काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैलकुलेशन भी इजी है। थोड़े बहुत क्वेश्चन इस बार देखा गया है कि स्टेटमेंट बेस्ड भी आ गए, थ्योरेटिकल टाइप के। भाई कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जो हम क्लास में थ्योरी पढ़ते हैं उसमें जानते हैं ना, ये कंडीशन इसमें लगेगी, ये कंडीशन उसमें लगेगी, ये चीज़ तब होती है, ये चीज़ तब होती है। इस तरह के थोड़े बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने की है, उस तरह के क्वेश्चन हैं। बाकी सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहे। सिलेबस ओवरऑल उन्होंने पूरा ही कवर कर लिया है, शुरू मैकेनिक्स से लेकर के बाद में थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इन सभी टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया ही है। पूरा सिलेबस कवर किया गया है। मेनली उसके अंदर मैकेनिक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वेटेज ज़्यादा रहा है। तो ट्रेडिशनली हम जानते ही हैं बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चन ज़्यादा नंबर आते ही हैं। जैसे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, एनएलएम के क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्शन के क्वेश्चन रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन रहे, सर्कुलर रहे, कोलिजन, रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत लंबी कैलकुलेशन वाला नहीं रहा है। बेसिक के जो क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोगों ने PYQs में प्रैक्टिस में किए हुए हैं, उस तरीके के बड़ी आसानी से क्वेश्चंस बनने वाले आ गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है उसमें ग्रेविटेशन भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस में एनर्जी लॉस वाला एक क्वेश्चन आ गया था जो इजीली सॉल्व हो जाता है। ऐसे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी की हुई है। फिर मैग्नेटिज्म के अंदर क्वेश्चन आ गए हैं, सिंपल से क्वेश्चन ही आए हैं। EMI, AC, इन सभी के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। EMF होता B × L × V, EMF दे दिया, B दे दिया, लेंथ दे दी, वेलोसिटी पूछ लिया। इस तरह के बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो सीधे सीधे एक बार में कैलकुलेशन करके आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से भी काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन आते रहे, 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के भी आए हैं, लेकिन वो सभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमने इतना चेंज कर दिया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई। तो ये बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाओ और इजीली आंसर निकल के आ जाता है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स से बहुत इजी से क्वेश्चन आए, जैसे इलास्टिसिटी के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। और जो हमारे पास में बाकी थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आइडियल गैस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से ग्राफिकल 1-2 सिंपल से क्वेश्चन आ गए हैं, जो ज़्यादा डिफिकल्टी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं आई है। फिर अगर हम वेव्स वाले टॉपिक पर आते हैं तो स्ट्रिंग वेव में स्टैंडिंग वेव का एक क्वेश्चन आ गया था, बहुत आसान सा। और उसके अलावा साउंड वेव में देखें तो एक ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आया था, एक डॉपलर का सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था कि ट्रेन चल के जा रही है, प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो पैसेंजर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी या प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए पर्सन को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो डॉपलर के सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके ऐसा नहीं दिया गया है कि 2-3 चैप्टर मिक्स कर दिए हो, ऐसा नहीं दिया गया। सीधे एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला और एक कैलकुलेशन से आंसर आ जाता है। छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है कि 2 स्टेप की कैलकुलेशन है या 3 स्टेप की कैलकुलेशन है या फ्रैक्शन की कैलकुलेशन है, उससे हमको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे पास में ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन आया था प्लेन मिरर को लेकर के, और इवनिंग में भी क्वेश्चन आया था स्फेरिकल सरफेस पर होने वाले रिफ्रैक्शन से। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उनके भी नहीं थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टाइप क्वेश्चंस ही थे कि प्लेन मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पे बनेगी। 2 प्लेन मिरर आमने सामने रखे हुए हैं, बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो उसमें जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से इमेजेस बनती है उनके डिस्टेंसेस पूछ लिए हैं। ईजी से क्वेश्चंस होते हैं, ये भी हमने काफ़ी सारी इस तरह की प्रैक्टिस की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्योरली जेई मेंस टॉपिक जो होते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर हुआ या कम्युनिकेशन हुआ, तो सेमीकंडक्टर से सिंपल सा लॉजिक गेट को लेकर के एक आसान सा क्वेश्चन आया था, एक ट्रांजिस्टर की बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पर एक क्वेश्चन आ गया था, कम्युनिकेशन से भी एक छोटा सा क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा सिलेबस तो टच कर ही लिया है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी पूरा बैलेंस सा पेपर था, लगभग सभी तरह के टॉपिक्स कवर अप किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। तो अगर आप PYQs की प्रैक्टिस करते रहें और जो एलन की हैंडबुक अवेलेबल आप लोगों के पास में रही है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आप लोगों को ऑफलाइन भी मिली होगी, तो आप उसमें से भी अगर एक बार फिर से फॉर्मूलों को रिवाइज भी कर लेते हैं, उनको एक बार अच्छे से याद भी रख लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं हमारे केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट फैकल्टी सर हैं, पुनीत ठाकुर सर, उनको मैं इन्वाइट करता हूँ कि आके वो केमिस्ट्री के बारे में आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के मॉर्निंग सेशन में जो जेई मेंस का पेपर हुआ,
उसमें ट्रेंड मोर और लेस वैसे ही देखा गया जैसे आए दिनों में, मतलब 2022 में देखिए या जनवरी अटेम्प्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर आया था, मोर और लेस ट्रेंड वैसा ही देखने को मिला। सारे टॉपिक्स का रिप्रेजेंटेशन पेपर में ऑलमोस्ट बराबर ही था। जैसा कि जेई मेन में रहता है कि सभी टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो आ ही गया था। कुछ टॉपिक्स में कंट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का थोड़ा ज़्यादा रहता है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट साइड में रहते हैं, बट आप मान के चलिए कि ज़्यादातर टॉपिक तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग सेशन में जो पेपर आया था जेई मेंस में, उसमें सेक्शन ए में जैसा यूजुअली देखा जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन थे, और पार्ट बी में इंटीजर सेक्शन में फिजिकल केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस पाए गए। मॉर्निंग सेशन का पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी से मॉडरेट की तरफ था, जो एक नॉर्मल ट्रेंड है केमिस्ट्री के पेपर में। इवनिंग के पेपर में थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ देखा गया। एक तो इवनिंग के पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल कहा जाए तो थोड़ा सा इजी से मॉडरेट की जगह थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ ज़्यादा चला गया। हल्का सा डिफ़िकल्टी लेवल मॉर्निंग के पेपर में ज़्यादा था इवनिंग के पेपर में। और एक नया ट्रेंड ये देखा गया कि सेक्शन ए में फिजिकल केमिस्ट्री के भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले स्टूडेंट्स को, जो अनएक्सपेक्टेड था। और सेक्शन बी में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस डाले गए थे, और मतलब एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की गई थी इवनिंग के पेपर में। तो थोड़ा सा एक नया ट्रेंड है, और वैसे भी हमें जेई मेंस में नए ट्रेंड के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू पुट अस इन ए न्यू सिचुएशन, ताकि हम अपना माइंड अप्लाई करके देख सकें। जिन टॉपिक्स में से आज क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक हो गया, एक ईएमएफ का सवाल था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया। इन टॉपिक से सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, आइडियल गैस में कनेक्टिंग वेसल से क्वेश्चन पूछा गया, और रेडॉक्स में इक्वलेंट पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन था। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उस क्वेश्चन का ज़्यादा था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से क्वेश्चन था, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन था। जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उनमें से भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिला। मेटलर्जी में एक क्वेश्चन आया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन डेरिवेटिव में SN1 मैकेनिज्म पे एक क्वेश्चन देखने को मिला स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिनमें जनरली एक एक क्वेश्चन आता ही है, उनमें से भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिला। और इसके अलावा मॉर्निंग पेपर में एक बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन का क्वेश्चन था, जिसमें अल्केन और अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना था। एक बहुत ही बेसिक लेवल का इजी क्वेश्चन है। तो मोर और लेस देखा जाए तो एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आया था, और 80 to 90% पेपर का जो कंटेंट था वो एनसीईआरटी सिलेबस ही था। और जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा हो गया होगा, और अच्छा रैंक भी और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने हमें इन्फॉर्म किया कि कुछ सेंटर्स पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आया, और सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से स्टूडेंट्स शायद 15 से 20 मिनट तक पेपर नहीं दे पाए। और स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है, इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना कूल टेम्परामेंट वो बना के रखें, परेशान ना हो और बिल्कुल एक्साइटेड ना हो, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में अपनी एफिशिएंसी वैसे ही डाउन हो जाती है। तो ऐसे में जो भी मैनेजमेंट है वो आपके सेंटर पे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके आपके लिए एक अलग से व्यवस्था कर देंगे। तब तक आप थोड़ा सा अपने माइंड को कूल रखिए, और जिन स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ उनको बाद में कंपनसेट भी किया गया, तो ऐसा कोई उनको टाइम की प्रॉब्लम नहीं हुई। आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस का पेपर दे रहे हैं, कुछ बातों का वो ध्यान रख सकते हैं केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो पार्ट ए में जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन्स होते हैं, लेकिन पार्ट बी में जनरली फिजिकल केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो, तो सरप्राइज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें। पार्ट बी में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसे में कैलकुलेशन कोड एनटीए कई बार क्या करता है कि आंसर भी बड़ा ही स्ट्रिक्टली कैलकुलेशन बेस्ड देता है, और रेंज भी नहीं देता, एक आंसर दे के छोड़ देता है। तो ऐसे में एरर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो चॉइस को यूज़ करें, और जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी है उसी को करें, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन वाले को अवॉइड करें। इसके अलावा देखिए, एनसीईआरटी में से आपको सभी टॉपिक्स को एक बार रीड करना चाहिए। एनसीईआरटी में जो भी डेटा गिवन है, फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, रिएक्शंस हैं, उनको याद करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए गुड स्कोर। फिजिकल केमिस्ट्री में जिन टॉपिक्स में डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए वो है सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, जो थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें एनसीईआरटी को पूरा हमें याद कर लेना चाहिए, पूरा मेमोराइज कर देना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सभी टॉपिक्स में से एनसीईआरटी पढ़ें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
जेई मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स लगाने चाहिए, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको मास्टर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसको यूज़ कर सकते हो और उसके प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें बिल्कुल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वही रहते हैं, मैच द कॉलम या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस के लिए। इवनिंग पेपर में आज थोड़ा सा चेंज ये एक और देखने को मिला कि जो बोर्ड का प्रैक्टिकल बुकलेट है उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे जेई मेंस का पेपर, उनको सजेस्ट करेंगे कि एक बार ज़रूर प्रैक्टिकल बुकलेट जो है उसको रिवाइज़ करें जितना आप कर सकते हो आने वाले दिनों में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चंस आने वाले दिनों में पूछे जाएँ एनटीए से जेई मेंस के पेपर्स में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड्स। इसके अलावा मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूं कि एलन ने अभी एक स्कोर बुकलेट लॉन्च किया है जिसमें हमारे बहुत ही बढ़िया लेवल के मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, और हम सजेस्ट करेंगे कि आप जेई एडवांस की एक बढ़िया प्रैक्टिस के लिए उसको ज़रूर सॉल्व करें। इसका लिंक आपको इसी बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको विज़िट करें और ज़रूर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जेई एडवांस जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो लोग जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।